अभिनेता रणबीर कपूर, जो इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, वह रविवार को मुंबई की सड़कों पर साइकिलिंग का मजा लेते नजर आए। रविवार को वह ग्रे कलर की फुल स्लीव्स टी शर्ट और ब्लैक लोवर में नजर आए। रणबीर के फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र की बात करें तो आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन भी फिल्म का हिस्सा हैं। इस सुपर हीरो फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर यानी कल अपना 78वां जन्मदिन मनाया था। इस खास मौके पर उनकी बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की और अपनी बेटी आराध्या की तस्वीर से कैप्शन लिखा। वहीं ऐश्वर्या ने अपने कैप्शन में लिखा। वहीं अभिषेक बच्चन ने भी अपने पिता के बचपन की एक तस्वीर साझा कर उन्हें शुभकामनाएं दी। आज अमिताभ बच्चन अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर बिग बी ने सभी फैंस को धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी हाथ जोड़ते हुए फोटो शेयर की और साथ ही अलग अलग भाषा में धन्यवाद कहा है। बिग बी ने इसके साथ लिखा, आपकी उदारता और प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं मांग सकता। बिग बी के पोस्ट पर सभी फैंस उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्हें लगातार 12 फ्लॉप फिल्में झेलनी पड़ी थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिल्म जंजीर से बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाई। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते गए। देखते ही देखते अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। अमिताभ की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उनके डायलॉग हुआ करते हैं। अमिताभ बच्चन को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्म दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अमिताभ बच्चन की बेहतरीन फिल्मों में अग्निपथ, निशब्द, बंटी और बबली, चीनी कम, पा, ब्लैक, पीकू शामिल है। दलजीत, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा रहा लॉकडाउन में, कैसा वक्त गुजरा और किस तरह से आपने अपना वक्त काटा? आई थिंक ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा जब हम सब कुछ खुद कर रहे होंगे, बाहर नहीं जाएंगे। एंड इस लॉकडाउन ने एक पर्सपेक्टिव चेंज किया है लाइफ का। रियल इम्पोर्टेंस है खाना, घर, छत और आई थिंक सेहत। उसके अलावा आपकी कोई भी कार है वो नीचे ही है। आप कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक जो रियलिटी, जो हम स्पिरिचुअल चीज़ों की बातें करते आए हैं, वो भगवान ने हमको जीने पे मजबूर किया है। एंड इट हैज़ गिवन अस ऑल अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। और उस थॉट के साथ आई थिंक अब क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, अभी हम शूट पे भी जा रहे हैं, आप देखने का नज़रिया, पूरी दुनिया को, अपने आप को देखने का नज़रिया बहुत बदल गया है। एंड आई एम रियली glad actually in a way that such thing also happened. लॉकडाउन इंटरेस्टिंग रहा। मैं पेंटिंग पहले भी करती थी लेकिन ज़्यादा की। मेरे बेटे की सडनली हाइट बढ़ गई थी इस दौरान और कोई शॉप खुली नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मैंने स्टिचिंग मशीन बुलवाई और कुछ कपड़े सिले। और वो आई थिंक वो करना पूरा स्पिरिचुअली बहुत ऐसा लगा कि यार करने पे आए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, एंड इट वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टाइम। मैंने जब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला तो आई वॉज वेरी स्केर्ड। अभी तो इंटरव्यू आप मेरे घर पे ले रहे हैं, लेकिन शूट्स बिल्कुल बंद मैंने नहीं शुरू की थी शुरू में। तो मैंने घर पे लाइट्स मंगाई, कैमरा मंगाया, पीछे देख सकते हैं मेरी लाइट्स आई हुई हैं। तो मैंने शूट भी खुद किया, एंगल्स भी खुद सेट किए, वीडियो शूट की, डायरेक्शन खुद दिया। तो आई थिंक आई हैव बिकम वेरी इंडिपेंडेंट एंड सो लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है। जैसे आपने कहा कि घर में हम देख रहे हैं, जब हम लोग आए, जैसे आपने कहा और हम भी देख रहे हैं, क्या शूट किया, क्या डायरेक्शन दिया, मतलब प्लीज। तो पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया जो है वो हमको बहुत सालों से पता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन बीइंग डेली सोप एक्टर्स कभी उतना टाइम डाइवर्ट मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर भी देखना है, शूट भी करना है। आई एम अ सिंगल मदर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक की जगह 400 गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन लॉकडाउन में क्योंकि मुझे टेंशन नहीं थी कि मुझे जेरन को स्कूल भेजना है या काम जाना है, तो आई सेड लेट मी लर्न न्यू थिंग्स।
तो मैं शॉर्ट फिल्म्स कुछ डायरेक्ट कर रही हूँ, लिख भी रही हूँ, डायलॉग्स भी खुद लिख रही हूँ, उनका बाय द सीन उनका डिवीज़न जो है वो मैं कर रही हूँ। और वो करने में आई थिंक एक बहुत ही क्रिएटिव एक ना आप कह सकते हैं कि एक माइंड खुल गया। और ये लॉकडाउन के दौरान ही हुआ है, क्योंकि हमने इतना कंटेंट देखा है, चाहे आप उसको नेटफ्लिक्स बोलें, चाहे आप उसको कोई भी जो पोर्टल्स खुल गए, इतना कंटेंट देख लिया। और स्पेशली जब एक्टर्स ये कंटेंट देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक कुछ काम ही नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जो भी किया है वो बहुत ही एवरेज काम किया है, और अब एक्चुअली काम करने की ना एक तलब हो गई है आफ्टर सीइंग सच। और इट्स जस्ट नॉट अबाउट इंडियन कंटेंट, स्पेनिश काम देखिए आप, जापानीज़ का काम, जो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से वो लोग शूट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बस स्टोरी अच्छी होती है, एक्टर्स अच्छे होते हैं और अमेजिंग कंटेंट बना देते हैं। सो बहुत लर्न करने को मिल रहा है मुझे एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी एज एन आर्टिस्ट अभी शुरू भी नहीं हुई है। सो ये लॉकडाउन ने वाकई में बहुत एक तीसरी खिड़की खोल दी है मेरी ऑफ क्रिएटिविटी। एंड तो बस अब मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, मेरा दिमाग अभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली ऐसा लगता है ये भी करना है, ये भी करना है। तो आई एम एट इट नाउ। ओके, बिग बॉस चालू हो गया दिलजीत, आप बिग बॉस का एक बहुत अहम हिस्सा रही हैं, और क्या आप देख रही हैं बिग बॉस, क्या आप फॉलो? बिल्कुल देख रही हूँ यार। मैंने बिग बॉस कभी भी अपने सीज़न के पहले देखा नहीं था। मैं जब गई थी बिग बॉस, तो लिटरली जब मैं अंदर गई तो मुझे पता चला अच्छा ये बिग बॉस होता है। मेरे दोस्तों ने ऑब्वियसली बताया था, लाइक करिश्मा मेरी बहुत ही अजीज़ फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था, कुछ एपिसोड्स के कुछ क्लिप्स देखे थे, मगर मुझे बिग बॉस क्या होता है नहीं पता था। पहला बिग बॉस जो बिग बॉस 13 मैंने देखा, उसमें सब फ्लेवर मिले, रोमांस, एंगर, ये वो। अब क्या हो गया ना, बार बहुत बढ़ गया है। अब बिग बॉस 14 उस उम्मीद से लोग देख रहे हैं कि बिग बॉस 13 को compete कर पाएगा कि नहीं, एंड दैट इज़ आई थिंक क्वाइट अ चैलेंज फॉर द कंटेस्टेंट्स। और क्योंकि सिद्धार्थ है अंदर, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है वो लिटरली मेरे बेड पे ही है अभी भी, लाइक उन्होंने ही हैड शिफ्टेड टू वेयर आई यूज्ड टू स्टे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा ही सीजन चल रहा है अभी भी। और बिग बॉस 13 सबसे कामयाब रहा है अब तक का हिस्ट्री है बिग बॉस की। क्या आपको लगता है कि वहां तक पहुंच पाएगा बिग बॉस 14? एक मिनट, फ़ोन बज रहा है, उसको बंद कर देते हैं। मेरा ही बज रहा है कहीं पे फ़ोन। मेरा फ़ोन देखना बेटा कहाँ बज रहा है। हाँ, या क्या आपको लगता है इतना कामयाब रहा? अब हम सबको मालूम है हर लिहाज से बहुत ज़्यादा पसंद करा गया बिग बॉस 13। अब क्या है ना, एक कैच सिचुएशन है। पहली बात तो ये है कि जो कंटेस्टेंट्स आए हैं उनका रियल कितना एक्सटेंड, उनका क्या इंडिविजुअलिटी है, वो तभी पता चलेगी जब सीनियर्स जाएंगे। क्योंकि जब तक सिद्धार्थ और गौहर सब अंदर रहेंगे, हम उनको ही देखने में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमने एंजॉय किया है पहले भी, तो मैं एज एन ऑडियंस आई लव वॉचिंग सिद्धार्थ क्या गप्पे मार रहा है, क्या हंस रहा है, या किसी से झगड़ा कर रहा है, मुझे तो उसी को देखने में मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक जब वो जाएंगे तब असली गेम शुरू होगी। अभी तक असलियत जो सबकी है वो थोड़ा सा बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि एक सीनियरिटी की आपकी इज्जत भी होती है। फिर आपको लगता है यार इन लोगों को तो जीतने के लिए तो आए नहीं है, ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, तो आप अपना खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं बहुत बहुत दबे हुए हैं। सो फॉर मी द गेम विल बिगिन ओनली व्हेन दे गो, और तब मैं बता पाऊंगी कि ये कितना सक्सेसफुल सीजन हो सकता है कि नहीं। Whom do you see as a potential contestant? There are so many. अब लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है? और जब हम तंबोली की बात करते हैं, वो शुरू से ही सीन क्रिएट करती आई हैं। यार मुझे तंबोली बहुत पसंद है। आई थिंक उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि मैं किसी से दोस्ती करने नहीं आई हूँ, और करेक्ट बात है। अभी उनकी कोई गहरी दोस्ती तो हुई नहीं जिनके लिए वो सैक्रिफाइस करें, कुछ करें। तो मुझे तंबोली का एटीट्यूड पसंद है। ये भी लगता है कि वो इतना बिग बॉस देखकर आई हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। वो उन्हें पता है कि मैं नेल्स पे आती थोड़ा राड़ा कर दूँ तो मज़ा आ जाएगा, मैं अपने कपड़े नहीं दूंगी तो आई विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वो बिग बॉस और ये रियलिटी शोज़ को पी के आई हैं, और वो दिखाई दे रहा है, विच इज़ वर्किंग इन हर फेवर, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट हर। तो उन्होंने सीखा है और करेक्ट तरीके से वो खेल रही हैं। और मुझे जैस्मिन ऑनेस्टली बहुत अच्छी लग रही हैं, बिकॉज मुझे लगता है जैस्मिन का एडवांटेज ये है कि वाकई में बहुत नाइव है, उनको भी गेम पता है, लेकिन वो नाइव हैं, तो कभी कभी रो देती हैं, कभी कुछ कर देती हैं, तो उनमें शेड्स, रियल शेड्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आई एम लाइकिंग जैस्मिन। एंड निशांत मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, और मुझे बहुत होप है कि वो जो थोड़ा सा दबे हुए हैं वो खुलें और बात करें, क्योंकि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। और मैं उन्हें जानती हूँ कि अगर लड़की के साथ या किसी के साथ गलत होगा तो वो कूद जाएंगे, मतलब वो फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आई थिंक सीनियर्स की वजह से वो एक रिस्पेक्ट फैक्टर
उनमें थोड़े एटिकेट्स हैं, प्रॉब्लम है, तो वो रुके हुए हैं, वो बंधे हुए हैं. तो आई एम रियली होपिंग दैट ही ओपन्स अप एंड सबकी बैंड बजा दे वहाँ पे. सो आई एम रियली होपिंग दैट निशान डज टेक्स हिज लेवल अप इन द गेम. कहीं हल्का सा कोल्ड वॉर भी चल रहा है जब मैं सीनियर्स की बात करता हूँ, हिना की बात करता हूँ, सिद्धार्थ की बात करता हूँ, गौहर की बात करता हूँ. कहा ये जा रहा है कि सिद्धार्थ और हिना एक टीम है, गौहर अलग है. जिस तरह से if you see, I hope you have seen the last episode, Friday episode. Yes. So जिस तरह से उनका खास करके साइलेंटली उस चाटे का मजाक उड़ाना जो गौहर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, what do you say about that? ये देखो उस घर में क्या होता है, आपको कोई चीज़ चुभती है, आप उसका रिटेलिएट करते हो, फिर आप कुछ कहते हो, वो रिटेलिएट करते हैं. तो मैं एग्जाम्पल पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि क्योंकि ये लोग जीतने नहीं आए हैं, देयर एजेंडा इज़ नॉट टू प्ले फेयर, सो वो लोग अपने ओपिनियंस बड़े स्ट्रांगली रख रहे हैं, उनको कोई लेना ना देना. दे आर देयर ओनली टू अप समबडीज गेम. जब आपके स्टेक्स हाई नहीं होते, आई थिंक यू टेक इट टू ईजी. तो उनको वो लोग आए एक्चुअली तो मेंटोर के तरीके, तो उनको एक दूसरे से भिड़ने से बेटर है कि जिस काम के लिए आए हैं वो करें. लेकिन गौहर, हीना और सिद्धार्थ एज मेंटोर्स आए भी इसलिए क्योंकि तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, और तीनों को वहाँ रखना, आई थिंक दिस इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल. ये होने ही वाला है. गौहर इज गोइंग टू से समथिंग फॉर सिद्धार्थ, एंड सिद्धार्थ ही इज गोइंग टू रिटेलिएट. तो ये तो होने ही वाला है, एंड आई थिंक दिस इज वेरी प्रिडिक्टेबल. इस वक्त तो यही लग रहा है, मुझे लगता है कि हीना और सिद्धार्थ ज़्यादा पहली हैं, और गौहर क्योंकि बहुत स्ट्रांगली सिद्धार्थ के अगेंस्ट खड़ी भी हो रही है, वेयर शी इज सपोर्टिंग. जब वो क्वीन वाला गेम हो रहा था, तो शी डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई. और सिद्धार्थ हमेशा से ऐसे ही खेलते आए हैं, उनको लगता है कि गेम बजर बज गया, गेम शुरू. ही इज़ अ वेरी ही इज़ अ गो गेटर, ही इज़ अ वेरी लाइक वो टीम, उनका वो कॉम्पिटिशन स्पिरिट आई थिंक हम लोग नहीं समझ सकते, बहुत हाई रहता है. तो ही वॉज नॉट रॉन्ग टेक्निकली, क्योंकि बिग बॉस ने नहीं रोका. गौहर वॉज नॉट रॉन्ग एथिकली ऑल्सो, कि यार बैठने तो दो, शुरू तो करने दो, बट गेम में देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरीथिंग इज फेयर इन अ वॉर लाइक दिस, एंड इट इज एक्चुअली लाइक अ वॉर ओनली. तो गौहर शुरू से अपना वॉइस आउट करती आई हैं, एंड सिद्धार्थ विल ऑलवेज रिटेलिएट. सो ये बहुत प्रिडिक्टेबल है. जिस तरह से हिना ने और सिद्धार्थ ने वो चाटे वाला इनेक्ट किया, वो जस्टिफिकेशन. यार आई डोंट थिंक मॉकरी किसी भी चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर देखें तो सिद्धार्थ ने खुद बोलते हैं कि उन्होंने सही और गलत दोनों किया है, तो उनके गलत की भी मॉकरी नहीं होनी चाहिए. हीना के भी सीज़न में हीना भी बहुत जगह गलत और सही रही हैं. तो अगर हम इस तरह से वी स्टार्ट पॉइंटिंग, देन इट्स नॉट राइट. इवन आई थिंक कि चाहे वो मजाक में हो, चाहे वो गुस्से में हो, और स्पेशली क्योंकि अगर आपको जीतने का कोई लॉजिक है ही नहीं, आप वहाँ ना जीतने आए हैं, ना आपके कोई स्टेक्स आए हैं, ना आपको किसी को प्रूफ करना है, तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की. सी अगर निकी तंबोली करती हैं या निशांत करते हैं, तो आई स्टिल अंडरस्टैंड कि वो गेज कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेन अटेंशन. इन तीनों को ज़रूरत नहीं है, सो आई डोंट थिंक दिस इज़ रिक्वायर्ड. And the very next day morning Siddharth goes to गौहर. and he hug her कि नहीं यार सब कुछ ठीक है, ओके. ये जस्टिफिकेशन है? नहीं, आई थिंक उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि यार नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक सिद्धार्थ को, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ, उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया है और उनको जानती भी हूँ, उनका दिल वाकई में एक बच्चे जैसा है, जो फटाफट कुछ फेंक देगा गुस्से में, और फिर आके, जैसे मेरा बेटा है वो आके सॉरी भी बोल देगा. उसका भी दिल ऐसी, वो अगर उसको गुस्सा आ जाए तो उस ताव में वो बहुत कुछ बोल देता है, कर देता है. he doesn't have a control over his body language and the way he speaks, but his heart is nice. I've seen him supporting his friends, I've seen him stand by people, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो. उनके ना एक्सट्रीम साइड्स हैं, तो वो एक्चुअली जब अगले दिन गए होंगे तो जेन्यूनली गए होंगे, ये भी मैं बोल सकती हूँ कि वो जेन्यूनली, उनको बुरा लगा होगा कि नहीं बोलना चाहिए था, और जब उन्होंने बोला होगा तो उनका वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाला होगा कि यार यू पुट मी डाउन, आई पुट यू डाउन. तो उनके दो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं, एंड दे बोथ आर राइट. लाइक उनका सही साइड वाकई में सही है, उनका गलत साइड वाकई में गलत है. तो ये दोनों में ऑनेस्टी भी उतनी है. उन्होंने जाके बोला होगा तो 100% दिल से ही बोला होगा. राहुल वैद्या, एजाज खान, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार एजाज खान मुझे पहले एपिसोड में अच्छे लगे, और मुझे लगा कि यार इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन मुझे उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही. राहुल वैद्य मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. मुझे लग रहा है कि कम से कम वो अपने थोड़े ईगोइस्टिक लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि शायद होता है, जब आप इतना काम कर लेते हो, जब आप पूरी दुनिया घूम चुके हो, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से. दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी ब्लंट. कई चीज़ें शायद थोड़ी नॉर्मल बोली जा सकती हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं उस चीज़ को, बट दैट वर्क्स इन द गेम. सो अगर वो सोच के आए, क्योंकि मैं राहुल मेरे नेबर थे
एक टाइम पे, और 5-6 साल मेरे नेबर रहे, लिटरली मेरे घर के बाजू वाला घर उनका था। बहुत शांत, बहुत ही प्यारा उनका परिवार भी है। तो वो वैसे है नहीं, मैंने उनको कभी झगड़ा करते हुए, चिल्लाते चीखते नहीं देखा। बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे हैं वो। लेकिन शायद गेम के लिए वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वर्किंग फॉर हिम, एंड आई थिंक ही इज डूइंग गुड। ही शुड डू व्हाट ही इज डूइंग। Whom do you consider the filler? द फिलर यार देखो, फिलर बहुत रूड होगा बोलना, क्योंकि मैं पहली कंटेस्टेंट थी जो बिग बॉस से निकली थी, तो मेरे लिए ये किसी को भी बोलना बहुत गलत है, क्योंकि हम सब एक इंडिविजुअल अपने आप को लेके जाते हैं। मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था, तो और ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो आज भी जो भी मुझे जानता है वो सब कहते हैं कि दलजीत यू आर सो स्ट्रांग, हाउ कुड यू कम आउट, क्योंकि मुझे सही और गलत बोलना आता है, और मुझे मतलब किसी से लेना देना नहीं है जहाँ मुझे बोलना होता है। लेकिन क्योंकि मैंने बिग बॉस में अच्छा नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। सो दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो जैसे जान है, जैसे निशांत हैं, जैसे जो बहुत शायद दिख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं, वो फिलर्स नहीं है, लेकिन उनको गेम समझ नहीं आ रही, उसमें एक डिफरेंस है। जब आप बिग बॉस के घर में जाते हैं, ये मुझे लगता था, जैसे एज एन इंडिविजुअल अगर आपका झगड़ा किसी के साथ हो रहा है, तो मैं एज दलजीत शायद उसमें नहीं पढ़ूंगी, अनलेस ऑफकोर्स हाथापाई हो रही है कि ठीक है 2 लोगों का मामला है, सुलझा लो। मैं बिग बॉस में भी ऐसा ही कर रही थी, जब मेरे ऊपर कुछ नहीं आ रहा था मैं किसी को कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन बिग बॉस वो मंच नहीं है। बिग बॉस आपको ये सिखाते हैं कि अगर आप 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो झगड़े में आपको कोई सही और कोई गलत लग ही रहा होगा ऑब्वियसली, तो जो आपको सही लग रहा है उसमें आपका ओपिनियन होना चाहिए। ये रियल लाइफ नहीं है। वो मुझे आने के बाद समझ में आया, लेकिन वो शायद नहीं समझ पा रहे, जैसे जान भी हैं, चाहे निशांत हैं, चाहे 2-3 ऐसे लोग हैं, इवन सारा भी हैं, इवन राहुल टू एन एक्सटेंड, बट राहुल फिर भी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, इजाज हैं। जब तक उन पे कुछ नहीं आ रहा, वो लोग कुछ नहीं कह रहे, विच इज़ नॉट द गेम, दे विल एंड अप बिकमिंग बोरिंग, और जैसा मैंने कहा, मुझे आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे गलत दिख रहा था, पारस तो बोलना चाहिए था, मुझे गलत दिख रहा था तो क्यों नहीं बोला, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल रियल लाइफ में मैं किसी के पसड़ों में नहीं फंसती। लेकिन जब बिग बॉस का मंच आप बोलते हैं, तो उसका मतलब ही है कि भाई आपका ओपिनियन हर चीज़ में होना चाहिए। आप खाना नहीं खा रहे थे, किसी और का झगड़ा हो रहा है, आप खाना छोड़ो, आप जाके झगड़ा मत करो। लोगों को गलत फहमी है कि बिग बॉस में झगड़ा करने के लिए आप आओ, नहीं, आप आज झगड़ा करने नहीं जाते, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअलिटी किसी झगड़े में दर्शाने जाते हैं, जो आई थिंक कई लोग नहीं समझ पा रहे उस घर में, अनफॉर्चुनेटली। क्या आपको लगता है कोई लव एंगल भी होगा? शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि पवित्र पुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं राहुल की बात कर रहा हूँ, राहुल का प्रोमो भी ऐसे शूट करा गया था, प्यार की तलाश है, मोहब्बत की तलाश है, फिर उनसे उम्र पूछते हैं आपकी क्या उम्र है, और वो अपनी उम्र बताती हैं। अब तो बिल्कुल पोल अपार्ट, अब तो बिल्कुल अलग हो गया है। आपको लगता है कि लव एंगल भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी? 100% मुझे लगता है कि 100% रियल प्यार होगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता भाई। गेम के लिए, जैसा मैंने कहा, गेम सब सीख के आते हैं। चाहे निकी तंबोली बोले, चाहे आप राहुल वैद्य बोलें, चाहे आप जैस्मिन बोलें, जितने भी लोग वहाँ पे, पवित्र पुनिया बोलें, ये लोग स्ट्रॉन्ग हैं, बट ये लोग बहुत अच्छे से गेम देखकर आए हैं। तो प्यार का एक ट्रैक ज़रूर खुलेगा। हमें बहुत सारे ऐसे इमोशंस देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से गेम देखकर आए हैं। आई थिंक विच विल बी एंटरटेनिंग एज एन आर्टिस्ट, लाइक एज अ ऑडियंस। मैं कंटेस्टेंट ही बोलने जाती हूँ हमेशा, बट एज एन ऑडियंस आई थिंक इट विल बी रियली अमेजिंग टू वॉच, और डेफिनेटली हो प्यार होगा। हूँ तो अभी देखो बोलना मुश्किल है। आई थिंक राहुल ट्राई कर रहे हैं कुछ बातें करना, निकी ने अभी तक शुरू नहीं किया है वो। अभी इजाज भी शायद स्टेज पे तो कह रहे थे, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि उनकी गेम अच्छी नहीं चल रही है, तो आई थिंक वो लव का एंगल खोलेंगे। आएगा, सबका नंबर आएगा, ये वाला ट्रैक ट्राई करने का आएंगे, सब ट्राई करेंगे ये ट्रैक। राहुल तंबोली और राहुल पवित्र। राहुल तंबोली के साथ मुझे नहीं लगता, बहुत ही फेक हो जाएगा। मुझे लगता है राहुल और तंबोली की नेचर्स बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली पवित्र एंड राहुल विल बी फन टू वॉच। Thank you. Subscribe now and press the bell icon.